नमस्कार साथियों, मेरा नाम चतुस्वरूप शुक्ला है और आपका किशोरी जी हिंदी चैनल में स्वागत है। ठीक है, चाहे आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, पेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और वो जो लेखपाल का एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो हिंदी में, वनडे एग्ज़ाम्स की, ये जो कोर्स हम पढ़ाने जा रहे हैं पर्याप्त है और इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम सारी चीज़ें टेक्निकल तरीके से पढ़ाने वाले हैं। टेक्निकल मतलब कोई भी चीज़ हम रटवाने का प्रयास यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। इस प्रकार जो पहला चैप्टर है हमारा वर्णमाला वो शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए वर्णमाला। ठीक है, अच्छा, प्रश्न ये उठता है कि भैया जी वर्णमाला क्या होता है? देखो, इसका सही उत्तर क्या है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, वर्णमाला समझ में आ गई। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का प्रश्न ये रहता है कि भैया वर्ण होते क्या है? ठीक है, मैं जानता हूँ आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को वर्ण का मतलब समझ में आता होगा, लेकिन एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ जो आपको वास्तव में थोड़ा कंफ्यूज कर देगा। जैसे मैं प्रश्न पूछूं कि भैया जी वर्ण में और शब्द में क्या अंतर है? शब्द नहीं, अक्षर। क्या कहेंगे? अक्षर। ठीक है, वर्ण में और किसमें? अक्षर में क्या अंतर है? अक्षर में क्या अंतर है? क्या है वर्ण और क्या है अक्षर? ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, वर्णमाला पढ़ने से पहले जरूरी होता है कि आप क्या करें, कुछ चीजें समझ लें ताकि फिर बाद के लिए ना कुछ रह जाए। क्योंकि होता क्या है कि कई बार पूरी वर्णमाला खत्म हो जाती है और बच्चों को समझ ही नहीं आता कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा है? ये सा लिखा है। क्या लिखा हुआ है? सा लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया? अगर इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा और ये हो जाएगा आ। क्या हो जाएगा? आ। ये क्या है? ये स्वर है। ये क्या है? ये क्या है? ये व्यंजन है। ठीक है, ये क्या है? ये भाई वर्ण है। क्या है ये वर्ण है। और अगर अक्षर की बात की जाए, अक्षर क्या है? ये भाई जो सा है ये है अक्षर, और ये चीज़ हम जानते हैं, ये चीज़ क्या है? स्वर है। इस तरीके से होता है। वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, चीज़ें आपको समझ में आ रही है धीरे धीरे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों की व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण ये है, अक्षर जो होता है वो संपूर्ण होता है। स्वर और व्यंजन से मिलकर की जो इकाई बनती है उसे क्या कहते हैं? अक्षर। इकाई नहीं कहेंगे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? जो हलंत वाला जो रहता है, व्यंजन रहता है, उसे वर्ण कहेंगे। ठीक है, ये भी वर्ण है। ठीक है, ये भी आप, ये स्वर है लेकिन ये भी वर्ण है। समझ में आई चीजें? ये भी वर्ण है भाई। ठीक है, ये भी वर्ण है, ये व्यंजन है। वर्ण के दो भाग होते हैं, व्यंजन और स्वर। ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है। चीजें समझ में आ रही है? इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि वर्ण क्या होता है और अक्षर क्या होता है। ये बड़ी बेसिक चीज होती है पर लोगों को ये चीज पता नहीं रहती है, इसीलिए लोग अक्सर गलत कर देते हैं। ठीक है, ये चीज में गलती नहीं करनी है, चीजों को अच्छे से समझना है और चीजों को अच्छे से सीखना है। चलो भाई, समझ में आई चीजें? ठीक, हमने परिभाषा सीख ली। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। चलो, अच्छा, वर्ण के दो भाग होते हैं। क्या होते हैं? वर्ण के दो भाग होते हैं। ठीक है, वर्ण के दो भाग होते हैं। एक होता है स्वर। क्या होता है? स्वर होता है। दूसरा होता है व्यंजन होता है। क्या होता है? व्यंजन होता है। ठीक है, क्या होता है? व्यंजन होता है। चीज समझ में आई? एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। अब बहुत सारे लोगों को क्या रहेगा कंफ्यूजन कि भैया जी
जब हम स्वर और व्यंजन को मतलब जोड़ते हैं, क्या करते हैं, स्वर और व्यंजनों को जोड़ते हैं, तो संपूर्ण वर्ण तो आते नहीं है, क्योंकि संपूर्ण वर्ण जो होते हैं कुछ लोग 52 मानते हैं, कितने मानते हैं, 52 मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं 53। ठीक है, 53 क्यों मानते हैं बताऊंगा आपको चीज़ें। ठीक है, इसमें हिंदी निर्देशालय जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हिंदी निर्देशालय एक ऐसा निर्देशालय होता है जो निर्धारित करता है कि हमारे हिंदी के कौन से स्वर रखे जाएंगे, कौन से व्यंजन शामिल किए जाएंगे, कौन से शब्द शामिल किए जाएंगे। बेसिकली हिंदी का कहेंगे कर्ता धर्ता है हिंदी निर्देशालय। क्या है, हिंदी का कर्ता धर्ता है हिंदी निर्देशालय। अगर स्वरों की बात की जाए तो हम पारंपरिक रूप से 13 स्वर पढ़ते आए हैं। ठीक है, होते मूलतः 11 हैं। ठीक है, व्यंजन होते हैं 33। कितने होते हैं, 33 होते हैं। गिन लो, ये तो भाई 44 हो गए, है ना, ये 44 हुए ना भाई, हुए कि नहीं हुए। अच्छा, अगर स्वर 11 हुए, व्यंजन 33 हुए, तो बाकी शेष कहाँ है। ठीक है, बाकी शेष भी होते हैं। अच्छा, पारंपरिक रूप से हमने स्वर कितने पढ़े थे, 13 पढ़े थे। क्यों 13 पढ़े थे भैया, क्योंकि इसमें क्या आता था, ये आपने देखा होगा, है ना, ये आता था। ये क्या कहलाता है, ये विसर्ग कहलाता है, ये होता है अनुस्वार। इसे क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, इसे कहते हैं विसर्ग। ठीक है, इसे कहते हैं विसर्ग। चीज समझ में आ रही, इसको मिटा के सही से लिख देते हैं। ठीक है, ताकि किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, इसे कहेंगे विसर्ग। क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे विसर्ग कहेंगे। ठीक है, इसे कहेंगे अनुस्वार। क्या कहेंगे इसे, अनुस्वार। इस प्रकार चीजें रहती हैं, इसे कहते हैं अनुस्वार, जिसमें एक बिंदी रहती है, जिसमें पीछे 2 बिंदियां रहती है, उसे कहते हैं विसर्ग। ठीक है, इसे स्वर नहीं माना जाता है। ठीक है, इसे क्या नहीं माना जाता, इसे स्वर नहीं माना जाता है। ठीक है, चलो भाई, हमारे स्वर 11 हो गए, 2 अनुस्वार और 2 विसर्ग हो गए। कितने हो गए, 2 अनुस्वार और 2 विसर्ग हो गए। चीज समझ में आई आपको, क्या हो गया, 2 अनुस्वार और 2 विसर्ग हो गए। लो भाई, इसका पूरा संयुक्त नाम होता है, जो वो अनुस्वार और विसर्ग पढ़ा उसका नाम होता है आयोग हुआ है। क्या होता है, आयोग। टेंशन नहीं लेना है, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है, चीजें बाद में धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं। अभी सिर्फ हम आपको संख्याएं बता रहे हैं कि वर्ण वालों में कितनी संख्याएं होती हैं और वर्ण के कितने भाग होते हैं। स्वर और व्यंजन होते हैं, स्वर 11 होते हैं, इसमें 2 अयोगवाय शामिल होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, अब गिन लो भाई, कितने हो गए, ये तो 46 हो गए, 46 हुए, अब भी नहीं हुए 52, है ना, अब भी कुछ बाकी है। क्या बाकी है, अब भी लगभग 46। ठीक है, अब कितने बाकी हैं, 4 बाकी हैं अभी, और 4 6 बाकी हैं। ठीक है, अच्छा, आपने संयुक्त व्यंजन के बारे में सुना होगा। क्या सुना होगा, संयुक्त व्यंजन आपने ये सुने होंगे। क्या सुना होगा, देखो, छ, त्र, ज्ञा और श्र। क्या, श्र, ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 4 हो गए। अब कितने बचे, 50 हुए, 2 बाकी हैं। क्या बचे हैं, 2 बाकी हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं ये क्या है, ये क्या है, ये डा और ढा है। क्या है, डा और ढा है। अगर मैं यहां पर नीचे बिंदी लगा दूं तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, उच्छिष्ट व्यंजन बन जाएगी। ठीक है, इसका यूज किया होगा, लेकिन आज तक कभी आप समझ नहीं पाए होंगे कि इनका यूज कहाँ करते हैं, मतलब किस प्रकार करते हैं और कहाँ वर्णमाला में इनका स्थान होता है। ये सारी चीजें हम अभी समझेंगे, कोई टेंशन यहाँ पर नहीं लेना। इसको कहते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। क्या कहते हैं, उच्छिष्ट, क्या कहते हैं इसको, उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। ठीक है, लो भाई, उच्छिष्ट व्यंजन, इसको, इसका एक ही नाम होता है, इसका एक और नाम होता है तारण जात। तारण जात, इसी को कहते हैं द्विगु व्यंजन। क्या कहते हैं, द्विगु व्यंजन, सच में इसको कहते हैं नहीं। ठीक है, उच्छिष्ट व्यंजन, तारण जात। और कोई नाम याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पढ़ाते बढ़ाते चलो, क्या कहते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन और तारण जात इसको कहा जाता है। ठीक है, चीजें समझ में आई। ये 2 हो गए, कितने हो गए, 2 हो गए भाई। कितने हो टोटल, 2, 12 हो गए, 13 हो गए, 13 और 33 कितने हो गए, 13 और 33 हो गए 46, 46, 46 और 4 कितने हो गए, 50, 50 और 2 52। ठीक है, अच्छा, एक और शब्द है 52, बेसिकली 50 नहीं, कितने, 52। ये समझ में आ रही है आपको, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, 52 थे, हम 53 की बात कर रहे थे। एक और जो वर्ण है उसको शामिल करने की बात चल रही है। ठीक है, वो क्या है, आपने अगर ये देखा हो, क्या देखा हो,
ये देखो क्या ये है, ठीक है। इसको ऊपर से नीचे से नहीं रहता है, बस ये रहता है, ठीक है। ये भी वर्ण है, इसको इसमें शामिल करने की बात चल रही है, ठीक है। अभी हिंदी निदेशालय ने पूरी तरह इसको मान्य नहीं किया है, इसीलिए शामिल नहीं किया गया है। कुछ लोग इसको 52 कह देते हैं, 53 कह देते हैं। आपके अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो क्या लगाना है भैया? 52। क्या लगाना है? 52 लगा देना है सही उत्तर, 53 नहीं लगा के आना है। चीजें समझ में आ रही है? अगर 52 ना दिया हो, क्या ना दिया हो, अगर 52 ना दिया है तो आप 53 लगा सकते हैं, फिर आप 53 लगा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो रहता है हमारे टोटल कितने वर्णमाला में वर्ण होते हैं? हमारे टोटल 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। वर्ण के 2 भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। समझ में आई चीजें? वर्ण के 2 भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। आयोग वाय उसमें शामिल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं वो सारी चीजें हम समझेंगे। पहले हम आते हैं स्वरों में। किस में आते हैं भैया? स्वरों में आते हैं। पहले हम समझते हैं स्वर क्या होते हैं, उसके बाद हम आगे चीजें समझेंगे। चलो ठीक है। मुझे लगता नहीं यहाँ तक आपको कोई डाउट हुआ होगा। चीजें आपको बहुत स्पष्ट रूप से सरल तरीके से समझाई जा रही है। देखो एक चीज बताऊं आपको, हर चीज में टेक्निकल तरीके से समझाता हूँ। मतलब यहाँ पे आपको जो भी चीज़ मैं समझा रहा हूँ उसमें से कुछ भी याद करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है। हर चीज़ आप बस देखते जाओ, चीज़ें आपको समझ में जाएंगी, ठीक है। चलो भाई, क्या बोला था हमने? स्वर बोला था, ठीक है। क्या बोला था? स्वर बोला था। अच्छा, स्वर जो होते हैं 11 प्रकार के होते हैं। कितने? बेसिकली हिंदी जो निर्देशालय है, ठीक है, उन्होंने 11 स्वरों को मान्यता दी है। कितने स्वरों को? तो अगर एग्जामिनेशन में पूछे जाए तो क्या लिखेंगे आप? टिक लगा के आएंगे। 13 में नहीं लगा के आएंगे, 11 में आप सही टिक लगा के आएंगे, ठीक है। तो आप लिख लीजिए स्वर 11 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं लिख लेते हैं। आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे लगता है कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ए, आए, ओ, ठीक है, आओ। हम रहा मैंने नहीं लिखा है क्योंकि उसको आयोग वाय कहा जाता है। वो स्वरों और व्यंजनों में शामिल नहीं होते हैं, और क्यों नहीं होते हैं वो चीज मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। उस चीज में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो, अगर एग्जामिनेशन में आपके सामने पूछता है तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे भैया स्वर 11 होते हैं। लेकिन अगर ये पूछे कामता प्रसाद जी के अनुसार, किसके अनुसार? कामता प्रसाद जी, ये हमारे हिंदी के बहुत महान विद्वान हुए हैं, ठीक है। इनके अनुसार जो स्वर हैं वो कितने हैं? 10 हैं। कितने हैं? कामता प्रसाद जी के अनुसार जो स्वर हुए वो कितने हुए? 10 हो गए। कितने हो गए भाई? 10 हो गए। चीजें समझ में आ रही है आपको? स्वर वैसे आपको 11 लगाना है। अगर कामता प्रसाद जी के अनुसार बात की जाए तो कितने लगा दोगे आप भैया? आप तो 10 लगा दोगे, ठीक है। कितने लगा दोगे? 10 लगा दोगे। अगर उच्चारण के आधार पर बात की जाए तो कितने लगा देना है? 10 लगा देना है। क्या लगा देना है? उच्चारण के आधार पर किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर, ठीक है। कितने लगा देना है? 10 लगा देना है, ठीक है। कितने होते हैं? 10 होते हैं। चीजें समझ में आई? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। लो भाई साहब, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है, ठीक है। स्वर आपको 11 लगा के आना है। अगर कामता प्रसाद जी कहा जाए, उच्चारण के आधार पर कहा जाए तो 10 लगा के आना है, ठीक है। जो री होता है, क्या होता है? जो री होता है उसको कामता प्रसाद जी स्वरों में नहीं गिनते हैं। उसको कामता प्रसाद जी किसमें नहीं गिनते हैं? स्वरों में नहीं गिनते हैं। चीज समझ आई आपको? अब कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किस तरीके से ये 10 होते हैं, ठीक है। 11 अगर री को गिन लिया जाएगा तो 11 हो जाएंगे। लिखने के आधार पर भी री शामिल नहीं होता है, ठीक है। लिखने के आधार पर नहीं, उच्चारण के आधार पर री शामिल नहीं होता है। इस प्रकार 10 हो जाते हैं। चीज समझ में? बस इस तरीके से है, ठीक है। चलो भाई साहब, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको सारी चीजें, ठीक है भाई। अब जैसे आपने क्या पढ़ा होगा? गिनती पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी? गिनती पढ़ी होगी। गिनती में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 0 से लेकर 9 तक जो होता है मूल जो होती संख्याएं होती हैं, उसके बाद सारी संख्याएं रिपीटेड होती जाती है। जैसे 999 लिख दो, 1000 लिख दो, 1000, है ना।
चीज समझ में आ रही है? इस तरीके से क्या होता है, मूल स्वर जो होते हैं 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। मूल स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मूल स्वर कितने होते हैं भैया जी? 4 होते हैं मूल स्वर। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई और ऊ और री, ये होते हैं मूल स्वर। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और इसी से सारे स्वर मिलकर बनते हैं। क्या बनते हैं? इसी से सारे स्वर मिलकर बनते हैं। ठीक है, इसे मूल स्वर भी कहा जाता है, लघु स्वर भी इनका नाम दिया जाता है। क्या? लघु स्वर भी इनका नाम दिया जाता है। मूल स्वर या लघु स्वर, चीजें आपको कंफ्यूजन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है एग्जाम में कई बार जो नाम होते हैं वो बदल देता है। तो आपके लिए जरूरी है कि आप हर चीज को अच्छी तरीके से समझें। ठीक है, अच्छा, अगर मूल स्वर ये हैं तो क्या दीर्घ स्वर कौन से होंगे? दीर्घ स्वर जिसके अलावा होंगे वो सारे दीर्घ स्वर हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे भैया? दीर्घ स्वर। ठीक है, क्या होगा? दीर्घ स्वर होगा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, बड़ी री बनती नहीं है, आप लोग जानते हैं। री सिर्फ एक ही स्वर होता है, समझ में आया? बड़ी री होती ही नहीं है। जब हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, हम संधि पढ़ेंगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आप लोगों को आज तक संधि समझ में नहीं आई होगी, इसके बाद जो हम संधि कक्षा लगाएंगे उसमें चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, चलो भाई, ए आई, ठीक है, ओ आओ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे क्या है? दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर। अच्छा, एक चीज और बताई थी जो आप पूछने वाले हो, भैया आपने बोला था कि मूल स्वर से ही सारे स्वर बनते हैं। क्या बनते हैं? सारे स्वर बनते हैं। कैसे बनते हैं वो चीजें हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, मूल स्वर समझ में आए? 4 होते हैं, आ ई ऊ री। दीर्घ स्वर बताए, बड़ा आ, बड़ी ऊ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। ठीक है, अब ये कैसे बनते हैं चीजें हम अभी समझते हैं। ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, इसीलिए ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप संधि पढ़ोगे ना, इसके बाद क्या पढ़ोगे? संधि पढ़ोगे। अगला चैप्टर हम क्या शुरू करेंगे? संधि शुरू करेंगे। तब इन चीजों का बहुत महत्व हो जाएगा। ठीक है, आज तक आप समझते आए कि पता नहीं किससे क्या बन जाता है और अचानक से संधि बन जाती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये सारे स्वर और व्यंजन ही होते हैं जो अपने एक नियम के अनुसार बंधे होते हैं, बनते हैं, उसके आधार पर संधियां निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, कोई भी चीज ऐसी इस दुनिया में नहीं होती जो जिसमें लॉजिक ना हो। ठीक है, हर चीज के पीछे, दुनिया के हर शब्द के पीछे, हर एक वर्ड के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। यहाँ पे इस बोर्ड में मैं कोई भी एक वर्ड लिखूंगा, उसके पीछे का लॉजिक आपको बताने का वादा करता हूँ। आपको एक भी चीज ऐसी लिखी नहीं मिलेगी जिसमें आपको चीजें समझ में ना आए। चलो भाई, ठीक है, क्या क्या लिखा था मैंने? बड़ा आ लिखा था। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। बड़ा आ किससे बनता है? आ धन आ से। किससे बनता है? आ धन आ से बनता है। बड़ी ई धन ई से, है ना। अगर बात करते हैं बड़ा ऊ धन ऊ से। ठीक है, ये क्या है? ये है दीर्घ स्वर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ए की। इसकी? ए की। ठीक है, चलो भाई, क्या हो जाएगा? हाँ, ए कैसे बनता है? ठीक है, अच्छा, अगर मैं कहूं आ और ई से मिलकर बनता है क्या? ए बनता है। आ और ई से मिलकर ए बनता है। और ऐ कैसे बनता है? ए बन गया, ए धन आ। क्या हो गया? ए धन आ। ठीक है, आय बन गया। चीजें समझ में आई। अब ऊ की बात कर लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। ऊ धन आ से ओ बन जाएगा, ऊ धन आ से ओ बन जाएगा। ठीक है, औ कैसे बनेगा? औ बनेगा, ठीक है, औ बन जाएगा भाई साहब। अच्छा, इसको सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत आपको डाउट ना हो जाए, इसलिए सब जगह आ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ आ गया, यहाँ पे ए आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? ऊ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया? आ गया, यहाँ पे बड़ा ऊ आ गया। ठीक है, इस प्रकार क्या बन गए? ये सारे क्या है? इसको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इन वाले पार्ट को संयुक्त स्वर के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? संयुक्त स्वर के नाम से, संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक चीजें समझ में आई। ठीक है, अब समझ लिया हमने स्वर क्या कहलाते हैं। समझे? चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, स्वरों का अलग अलग आधारों पर विभाजन। देखो, 3 प्रकार के विभाजन पढ़े जाते हैं स्वरों के आधार पर। एक जीवा का विभाजन होता है, ठीक है,
एक मात्राओं के आधार पर विभाजन होता है, ठीक है, सब चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। एक मात्राओं के आधार पर होता है, एक जीवा के आधार पर होता है, ठीक है। उसके बाद हम अगला विभाजन भी पढ़ लेंगे। चलो भाई, पहले मात्राओं के आधार पर विभाजन देख लेते हैं, ठीक है। किसके आधार पर? मात्राओं के आधार पर। अच्छा, एक मुख खुलने के आधार पर विभाजन होता है, संबद्ध, समृद्ध और विवृत। क्या होता है? समृद्ध और विवृत होता है, ठीक है। इस प्रकार 3 प्रकार के विभाजन हम लोग पढ़ते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में बहुत जरूरी है। बाकी विभाजन भी और होते हैं लेकिन उनकी आवश्यकता हमें नहीं है। चलो भाई, पहले क्या करते हैं? मात्रा के आधार पर विभाजन। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर विभाजन। किसके आधार पर विभाजन? मात्रा के आधार पर विभाजन। चलो भाई साहब, ठीक है। बेसिकली कितनी? 3 भागों में बांटा जाता है। इसमें लघु, इसमें लघु या मूल जानते होंगे, दीर्घ, इसमें एक नया शब्द इसमें शामिल होगा, प्लुत स्वर। क्या होगा? प्लुत स्वर। अच्छा, यहाँ तक लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लघु स्वर जानते हैं, लघु स्वर आप जानते हैं, या मूल स्वर, लघु स्वर एक ही चीज है। क्या होगा? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। कितना आसान हो गया चीजें, ठीक है। ये 4 क्या है? लघु या मूल स्वर। अब दीर्घ स्वर की बात कर लेते हैं। दीर्घ स्वर में क्या आएगा? इसके अलावा सभी आ जाएंगे दीर्घ स्वर। कौन कौन से आ जाएंगे? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है। बड़ी ई होती नहीं है स्पष्ट रूप से, ए, ओ और आओ। इसमें आओ। इस प्रकार क्या आ गया? दीर्घ स्वर आ गया। अब प्लुत स्वर, जहां तक बात है प्लुत स्वर की, इसका प्रयोग मूलतः संस्कृत में किया जाता है। जैसे आपने उच्चारण किया होगा ओम, किया ना? ओम, ओम राम, राम, राम। होता क्या है? इसमें क्या लिखते हैं? जैसे ओम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ओम। तो यहाँ पे 6 नुमा एक, मतलब ऐसे एक 3 गुंडीदार बना देते हैं, ये बन जाता है। ये क्या हो गया? ये हो गया प्लुत स्वर। इसका मतलब क्या है? इसमें भैया 2 से ज्यादा मात्राएं। कितनी मात्राएं? 3 मात्राएं। ओम, ओम, ऐसा लग रहा है इसमें कई सारी मात्राएं एक साथ शामिल कर दी। इसमें 2 मात्राएं हैं, इसमें 1 मात्रा है। समझ में आई चीजें? इसका चिन्ह होता है, ठीक है, पहले से बता दूं। इसको एक डंडे से, खड़ी पाई से इसको व्यक्त करते हैं। इसको एक वर्तुलाकार चिन्ह से व्यक्त करते हैं। किससे? वर्तुलाकार चिन्ह से। इससे व्यक्त करते हैं दीर्घ मात्रा, ठीक है। प्लुत को किससे? प्लुत का चिन्ह बना हुआ है, ठीक है। इसको समझ लीजिए, इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसका यूज नहीं है, इसका ज्यादा यूज नहीं, इसका यूज संस्कृत में होता है। हमें सिर्फ इसको समझना है, लघु को एक डंडे से, खड़ी पाई से, दीर्घ को एक वर्तुलाकार चिन्ह से या सर्पिलाकार चिन्ह से व्यक्त करते हैं। चीज समझ में आई? मात्रा के आधार पर जो होते हैं स्वरों का विभाजन। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर विभाजन। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलो भाई साहब, अच्छा, अब मात्रा के आधार पे हो गया, तो जीवा के आधार पर बात करते हैं। जीवा के आधार पर, ठीक है, जीव के आधार पर, जीव के आधार पर विभाजन। किस पे? विभाजन, ठीक है। लो भाई साहब, देखो मेरी राइटिंग थोड़ा खराब हो सकती है लेकिन मेरी चीज़ें बहुत लॉजिकल हैं और हर चीज़ आपको याद होगी। कोई चीज़ आपको ऐसी नहीं होगी जो आपको रटनी पड़ेगी। चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएगी। अच्छा, जीव के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? कुछ सोचिए। जीव को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग, है ना? कितना आसान है ना? अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। कितना भाग? पश्चिम भाग, ठीक है। अग्रभाग, पश्चिम भाग और मध्य भाग। अच्छा, अब इसको कैसे निर्धारित किया जाएगा? देखो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको रटवाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? इसको रटवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, चीजों को समझाऊंगा। कैसे समझाऊंगा? चलिए देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार समझाऊंगा, जैसे लिखा होगा, खुद उच्चारण कीजिए। आप, आगे वाला हिस्सा टच हो रहा है क्या दांतों से? नहीं हो रहा है ना? आप नहीं हो रहा है ना? ई हो रहा है, ई है ना? ई। इसका मतलब क्या है? अग्रभाग में ई शामिल है। आप खुद उच्चारण करके देखिए। अब ई, छोटा ई, बड़ा ई शामिल है। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है, ई से क्या मिलके बनता है?
ई से मिलकर के ए और आई मिलकर बनता था, अभी आपको समझाया थोड़ी देर पहले। तो ये भी हो जाएगा भैया जी। कोई डाउट यहाँ तक? जो कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। लो भाई साहब, क्लियर हुई चीजें? अच्छा, मध्य का मतलब होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। उदासीन कौन सा स्वर लगता है? आ जो होता है उदासीन लगता है, क्योंकि इसकी मात्रा दिखती नहीं है। इसके अलावा जो आएंगे वो पश्च हो जाएंगे। कितना आसान है। ई बोल के देखो, ई जीभ का जो आगे वाला हिस्सा है वो दांतों से टच हो रहा है, ठीक है? किससे हो रहा है? उसका एक नाम होता है, ठीक है? उसका नाम होता है, ठीक है? उसका नाम होता है तालु होता है। ई हाँ, अगर भाग तालु से टच हो रहा है, इसमें ए आई किस में हो जाएगा? ए आई भी ई से मिलकर बनता है, इसलिए ए आई शामिल हो जाएगा। पश्च में इसके अलावा सारे स्वर आएंगे पश्च में शामिल हो जाएंगे। अब स्वरों का उच्चारण स्थान वो हम चीज़ें अभी समझेंगे। मैं आपको सीधे उस चीज़ में नहीं ले जाना चाह रहा हूँ, ठीक है? नहीं तो फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और चीज़ें आपकी नहीं समझ में आएंगी। चलो भाई, ठीक है? आ उ, बड़ा उ हो गया, ओ औ क्या हो गया? ओ और औ। इस प्रकार हमारे सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? अच्छा, री भी था क्या? री इसमें विभाजित नहीं किया जाता है। किसके आधार पर? री इसमें विभाजित नहीं किया जाता है। चीज़ समझ में आई? इसमें री शामिल नहीं है, लिख लेना नोट करके। री शामिल नहीं होता, री शामिल नहीं होता। कितना आसान है चीजें, ठीक है? इस प्रकार इसमें री जो होता है शामिल नहीं होता है, ठीक है? इसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जब एक शब्द में आता है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है, जब दो शब्द कोई वाक्य में आता है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा या मतलब उद्धरण चिन्ह ये वाला, ठीक है? ये प्रयोग होता है। चीज समझ में इस तरीके से होता है। यहाँ तक समझ में आया? जीभ के आधार पर विभाजन क्या पढ़ा? अगले स्वर में ई बोल के देखो, आ रहा है आगे। ई ए आई ई से ही मिलकर बनता है, इसलिए शामिल किया गया। आ मध्य मतलब उदासीन है, पश्च में जो बचा वो पश्च में आ गया। कितना आसान है। री इसमें शामिल नहीं होता है। चलो कैसा, अब क्या बात कर लेते हैं? अब बात कर लेते हैं मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर, ठीक है? इसमें होते हैं समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत, अर्ध विवृत। कितने होते हैं? समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत, अर्ध विवृत। मुख खुलने के आधार पर, ठीक है? मुख खुलने के आधार पर। लो भाई साहब, चीजें कितनी आसान हो गई, ठीक है? इसमें 4 भाग होते हैं, ठीक है? समृद्ध, अर्ध समृद्ध, ठीक है? समृद्ध, अर्ध समृद्ध, ठीक है? ये ता है। मेरी राइटिंग कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगी, ठीक है? उसको सही कर देते हैं राइटिंग, ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए, ठीक है? चलो भाई, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, ठीक है? ये क्या है? पहला भाग है, पहले ए है, ये बी है, ठीक है? एक दूसरे भाग होते हैं विपरीत और अर्ध विपरीत। क्या होते हैं? विपरीत, विपरीत और अर्ध विपरीत, ठीक है? इस प्रकार, ठीक है? अर्ध विपरीत, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विपरीत और अर्ध विपरीत, इस प्रकार होता है, ठीक है? चीज समझ में? अच्छा, समृद्ध क्या होगा? अब इसकी ना एक बहुत अच्छी ट्रिक है, कैसे समझेंगे वो चीजें हम आगे समझेंगे, ठीक है? चलो भाई, यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है? इसको मिटा लेते हैं, सीधे सीधे ट्रिक से समझ लेते हैं चीजें, ठीक है? कुछ नहीं करना है, आपको एक अच्छी ट्रिक बता दूंगा, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपकी, ठीक है? बहुत चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। चलो भाई, लो भाई साहब, समृद्ध, ठीक है? समृद्ध किससे बनता है? सुई, या क्या याद करो? सुई। क्या याद करोगे? सुई।
सुई। क्या याद करोगे? सुई। समृद्ध का मतलब होता है, समृद्ध का मतलब होता है, ठीक है, मतलब मुंह बहुत कम खुलना, ठीक है, बंद मुंह से। जैसे कि क्या होता है, समृद्ध का मतलब होता है मुख ना के बराबर खुलना या बंद रहना, ठीक है, लगभग बंद रहना। समृद्ध का मतलब क्या है? मुख बंद रहना, ठीक है। क्या होगा? मुख लगभग बंद। क्या होगा? बंद, ठीक है। क्या होगा? मुख लगभग बंद। इसको कैसे याद करेंगे? सुई याद करेंगे। क्या करेंगे? सुई। सुई में क्या होता है? सा से समृद्ध हो जाएगा ऊ और ई। क्या आएगा? ऊ और ई। अब छोटे भाई आएंगे तो बड़े भाई भी आएंगे। क्या आएंगे? बड़े भाई। सुई। किससे याद करेंगे? समृद्ध को याद करेंगे सुई से। इसमें क्या होता है? मुख लगभग बंद होता है। क्या होता है? मुख लगभग बंद होता है। ऊ और ई। अब क्या होगा? बड़े भाई भी आ जाएंगे, बड़ा ऊ और बड़ी ई, ठीक है। चीजें समझ में आई? अच्छा, सुई आई। अब छोटा भाई बड़ा भाई आया तो पंगा हो गया। क्या हुआ? पंगा हो गया। तो क्या आ गया भाई? उसने बोला ओए। क्या बोला? ओए। क्या बोला उसने? अब छोटा ऊ छोटा ई आई, सुई से याद आया, उसके बड़े भाई भी आ गए। अब बड़े भाई आ गए तो क्या हुआ? पंगा हो गया। क्या हो गया? ओए। क्या हो गया? ओए, ठीक है। क्या हो गया? ओए हो गया। कितना आसान है ना? ये क्या हो गया? अर्ध समृद्ध। क्या हो गया? ये अर्ध समृद्ध। क्या हो गया? अर्ध समृद्ध, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मुख खुला है, मुख लगभग बंद है, ठीक है, थोड़ा सा मुख खुला हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा मुख खुला हुआ है, थोड़ा सा खुला है। कितना? थोड़ा सा खुला है, थोड़ा सा खुला हुआ मुख। खुला हुआ ओए। क्या हुआ? ओए, खुला हुआ मुख, ठीक है। समझ में आई चीजें? अब बात कर लेते हैं समृद्ध। अर्ध समृद्ध हो गया। समृद्ध मतलब सुई से याद करेंगे ऊ और ई, बड़ा ऊ और बड़ी ई आएगा। इसके क्या हुआ? वो बड़ा भाई आ गए तो क्या हुआ? ओए, पंगा हो गया। क्या हो गया? ओए। थोड़ा सा मुख इसमें खुला रहेगा, अर्ध समृद्ध हो जाएगा। देखो कितना आसान हो गई चीजें। ट्रिक से हम चीजें आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विपरीत की। किसकी? विपरीत की। विपरीत मतलब होता है पूरा मुख खुलना। कितना? पूरा मुख खुलना, इसकी विपरीत, ठीक है। अब विपरीत का मतलब होता है पूरा मुख। किसमें खुलेगा? आ। इसके अलावा किसमें खुलेगा? नहीं खुलेगा भाई। आ, है ना। कितना आसान है। इसका क्या हो जाएगा? बड़ा आ। क्या हो जाएगा? बड़ा आ। इसके अलावा क्या हो जाएगा? सारे जो होंगे अर्ध विपरीत में शामिल हो जाएंगे। इसमें अर्ध विपरीत किसमें हो जाएंगे? अर्ध विपरीत में सारे शामिल हो जाएंगे। कितना आसान है। चीजें समझना बहुत आसान होता है, बस चीजों को अच्छी तरीके से समझना चाहिए, ठीक है। क्या क्या हो गया था? सुई, छोटा आ रहेगा, ठीक है। आ ई ऊ हो चुका है, ठीक है। चलो भाई, और कौन कौन सी बाकी है? आए बाकी है, ठीक है। आए 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 ए ए ए ए ए ए, हाँ थोड़ा सा है। आए 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 में ज़्यादा बोल रहा है, ठीक है। आओ बाकी है। क्या बाकी है? आओ बाकी। आ आए ओ, ठीक है। और मुझे लगता नहीं कोई बाकी है, ठीक है। इस प्रकार क्या हो गए? स्वर आपके खत्म हो गए। बस इतना ही था स्वर, बताया, बस इतनी सी चीज़ थी स्वरों में, ठीक है। बाकी उच्चारण स्थान जो है मुझे लगता है व्यंजनों के साथ समझना आसान हो जाएगा। वो तरीका मैं समझाऊंगा आपको। देखिए, हर चीज़ यहाँ पे टेक्निकल है, चाहे आप यूपी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई की तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आपके लिए हम सवाल लेकर के आएंगे इसके बाद, और सवालों को भी हम चीज़ों को हल करेंगे। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलो भाई।